अगर आप आज से ही प्रिपरेशन शुरू करने की सोच रहे हो, दैट इज डे 0, तो आप एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे हो विद रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, द रैंकर्स एंड द पीपल हु आर वेटरन। ऐसी 50 माइक्रो थीम मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि मोस्ट प्रोबेबली हर साल या अल्टरनेटिव ईयर एग्जाम में अपीयर हो ही जाती है, और आप अगर इनको प्रिपेयर कर पाओगे तो अपनी प्रिपरेशन में एग्जाम के और क्लोजर चले जाओगे। यानी कि हमें वो माइक्रो थीम्स मिल गई जो या तो हर साल आ रही हैं या तो एक साल छोड़ के अगले साल आ ही जाती। नाउ अगर आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपने खत्म कर दी, यू हैव नॉट सीन दीज माइक्रो थीम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे आपने, तो आपकी तैयारी जो 1.5 साल में आपने भले जितनी मेहनत की हो वो अधूरी रह जाएगी। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ गोला बना बना के पेज भरने की कोशिश की है फटाफट ऐसे ऐसे करके, राइट। तो ये जाके एक पूरे 20 क्वेश्चन की कॉपी जाके देखना। When I train veteran aspirant, first हमें 70% को अपने हाथ में लेना है। So for you to prepare society, these are the micro themes जिनको आप छोड़ के बिल्कुल ही नहीं जा सकते। ये फर्स्ट जॉब इज टू प्रिपेयर दो। आप देखोगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 2 बड़े टॉपिक्स हैं, दैट इज एफपीआई क्रॉस ई कॉमर्स और एफपीआई क्रॉस फार्मर। इन पे ये सारी डिमांड्स पे आपको नोट बना के अपने रेडी रखने पड़ेंगे, और इन पे भी हमने ये काम कर चुका हुआ है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे दीज आर द एक्स फैक्टर नोट्स फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं है एंड इफ यू वांट टू सेंड योर कॉपी टू अस एंड गेट अ फ्री कॉल विद द मेंटर, तो आप इस पे अपने कॉपी, इस क्यूआर कोड पे अपनी कॉपी या अपने नोट्स हमें हमेशा भेज सकते हो। I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. So let's start with that. Now let's understand कि यूपीएससी एक फेयर एग्जाम तो है, बट एक फेयर कंपटीशन नहीं है। और अगर आप 2026 में पहली बार एग्जाम देने वाले हो तो ये कंपटीशन आपके लिए बहुत रूथलेस होने वाला है। इन ए वे कि 2026 में आप अगर बिगिनर एस्पिरेंट हो तो आपको compete करना है उन लोगों से जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं या ऑलरेडी रैंकर हैं और रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, राइट। एंड competing with them is not let's say cake walk, right? So this competition is not fair, though the exam is fair, but the competition as such is not fair. क्यों? क्योंकि डे 0 पे if you have decided to start the preparation from today only, अगर आप आज से ही प्रिपरेशन शुरू करने की सोच रहे हो, दैट इज डे 0, तो आप एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे हो विद रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, द रैंकर्स एंड द पीपल हु आर वेटरन, जो मल्टीपल इंटरव्यूज देते हैं या मल्टीपल मेंस लिखे हुए, राइट। तो अगर आप एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे हो तो क्या ये मान लेना चाहिए कि एज अ बिगिनर एस्पिरेंट 1 साल या 1.5 साल के अंदर एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि पहली बार में एग्जाम दे रहे होते हैं, टॉप 50, टॉप 20 और टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बना पाते हैं। यानी कि विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम ऑफ 1 to 1.5 ईयर एक बिगिनर एस्पिरेंट जो है वो लिस्ट में अपनी जगह बना पा रहा है, और नॉट ओनली द लिस्ट, दे आर सिक्योरिंग वेरी गुड रैंक, राइट। अब उसका एक एग्जांपल हमारा अनिमेश प्रधान, रैंक 2 दिस ईयर, राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रैंक 2 ले आना, राइट। सो विद इन दिस लिमिटेड टाइम फ्रेम वो ऐसा क्या प्रोसेस लगा रहे हैं, ऐसी क्या स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं कि कम समय होने में भी, वर्किंग प्रोफेशनल होने के बाद भी, और इतना बड़ा सिलेबस कैसे वो हैंडल कर पा रहे हैं, इस चीज को आज हम समझने वाले हैं, राइट। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर आप एक बिगिनर हो, लेट्स से यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन टुडे ओनली, डे 0 मान लेते हैं आज, और somebody who has given multiple means, multiple interviews and again appearing in the exam, और एक रैंकर है जो कि ऑलरेडी लिस्ट एक सर्विस लेके बैठा हुआ है, जैसे आईआरएमएस है, और वो भी एग्जाम में अपीयर करने वाला है 2026 में, तो उसके में और आप में ऐसा क्या डिफरेंस है वो जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। और जब तक आप उसको नहीं जानोगे तब तक आप उस चीज को कवर कैसे करोगे, ठीक है। तो हम इसको अभी समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात कि एक जो वेटरन या रैंकर है उसका सिलेबस कई बार कंप्लीट हो चुका है, जबकि एक बिगिनर एस्पिरेंट जो है अभी तक अपने रिसोर्सेस ही ढूंढ रहा है कि मैं क्या पढूं, लक्ष्मीकांत पढूं या डीडी बासु पढूं, राइट। जबकि दीज पीपल हैव फिनिश्ड देयर सिलेबस मल्टीपल टाइम्स। तो पहला डिसएडवांटेज आपके साथ ये है। सेकेंडली कि दीज पीपल अंडरस्टैंड द एग्जाम मच बेटर
राइट? बिकॉज़ दे हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स, उनको एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पता है, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर, एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत अच्छे से पता है। कितने रिवीजन लेने हैं प्रीलिम्स से पहले, मेंस के लिए कितने रिवीजन लेने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से पता है। जबकि एक बिगिनर एस्पिरेंट का यही डाउट होता है सर कि लक्ष्मीकांत जो है, प्रीलिम्स से पहले कितनी बार पढ़नी चाहिए कि हो जाएगा, राइट? These are the doubts that a beginner aspirant have, which the veteran don't have, right? अगर आप देखोगे तो पीपल हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम, जो कि ऑलरेडी रैंकर है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बैठ रहे हैं या मल्टीपल मेंस दे रहे हैं, मल्टीपल इंटरव्यूज दे रहे हैं, दे नो द की माइक्रो थीम्स ऑफ यूपीएससी और उन पे वन पेजर बना के रखा हुआ है। मतलब क्या? दे नो अबाउट द हाई प्रोबेबल टॉपिक्स। जो हाई प्रोबेबल टॉपिक्स है, उन्होंने उसके ऊपर ढंग से पढ़ाई करके वन पेजर नोट्स बना के अपना रेडी रख के रखा हुआ है। दे विल जस्ट रिवाइज दिस वन पेजर एग्जाम और अगले दिन एग्जाम दे देंगे एंड दे विल बी एबल टू क्लियर इट, व्हिच अ वेटरन जो कि एक बिगिनर एस्पिरेंट जो है, उसको अभी तक यही नहीं पता कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वो बुक्स फिनिश करने में लगा है, फाउंडेशन कोर्स को फिनिश करने में लगा है, राइट? सो दीज आर द मेजर डिसएडवांटेजेस। अगर आप देखोगे समबडी हु हैज गिवन द एग्जाम हैज मोर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देन यू, और बिगिनर एस्पिरेंट का क्या डाउट है कि सर पहले दिन से ही आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं क्या? These are the doubts that comes to me, right? If when I talk to a beginner aspirant. Also, the people who are veteran or ranker, they have the ability to manage mental and physical stress during this process. ठीक है? आप देखोगे बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ विच दे लूज ट्रैक ऑफ द एग्जाम। जबकि ये सारे एक्सपीरियंस वेटरन और रैंकर्स हो जाते हैं, तो उस मामले में भी ये आपसे आगे हैं। तो अगर आप एक बिगिनर एस्पिरेंट हो और डे 0 पे स्टार्ट करना जा रहे हो प्रिपरेशन, दिस इज डे 0, तो आप इन पैरामीटर से उन लोगों से पीछे हो आज के दिन, ठीक है? तो आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, यूपीएससी से तो आपको फाइट करनी ही है रैंक लेने के लिए, बट इनसे भी फाइट करना पड़ेगा। तो यूपीएससी को क्लियर करने के लिए आपको इनसे फाइट करके गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर होगा। एंड दे आर सर्टेन पीपल हु आर एबल टू डू दिस, सो दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू आर यू गाइस विद मी? कैन यू जस्ट से यस और नो इन द चैट, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ बिगिनर एस्पिरेंट से पूछा कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर एज अ बिगिनर एस्पिरेंट। मैंने पूछा मैसेज करके, चैट करके कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर एज अ बिगिनर एस्पिरेंट। तो उनको अभी अपना फियर ही ढंग से नहीं पता कि व्हाट एज अ बिगिनर एस्पिरेंट मुझे क्या-क्या करना होगा इस 1 से 1.5 साल के अंदर, जिससे मेरे एग्जाम को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। रेदर देन देयर बिगेस्ट फियर इज व्हाट, कि सर इस साल अगर एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया तो पापा शादी करा देंगे। सर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया तो घर वाले पैसा देना बंद कर देंगे। ठीक है? लोगों को अभी बिगिनर एस्पिरेंट को सोर्सेस को लेके परेशानी है कि सर प्लानिंग कैसे करें? कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी नहीं पढ़ें? पहले मेंस करें कि पहले प्रीलिम्स करें? दीज़ आर द डाउट्स दैट दे हैव, राइट? बट द रियल फियर दे शुड बी हैविंग इज दिस थिंग, कि उनको पहले इनको पछाड़ना पड़ेगा, बिकॉज़ दे आर मोर क्लोजर टू द एग्जाम देन यू। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दे आर मोर क्लोजर टू द एग्जाम देन यू। तो पहले आपको इनको पछाड़ना है, तब जाके आपको यूपीएससी में रैंक मिलने वाली है। एंड दिस शुड बी योर बिगेस्ट फियर कि मैं सिलेबस को कितनी जल्दी खत्म करूं, एग्जाम का जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो मेरे पास जल्दी से कैसे आएगा, या मुझे वो टॉपिक्स, प्रोबेबल टॉपिक्स पता चले जाएं जिस पे यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है, वो मुझे पता चल जाए, तो पहले मैं उन्हीं को प्रिपेयर करके उन पे वन पेजर बना लूं, ताकि मैं इनको पीछे छोड़ पाऊं। अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बढ़िया कर लूं, और जो भी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस आ सकता है लाइफ में, ठीक है, उसको भी कैसे मैं दूर कर पाऊं, राइट? So these should be your real fears when you are a beginner, right? और हम समझने की आज कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा वेबिनार, अगर आपने प्री वेबिनार देखा होगा, तो वो इस पे है कि कितनी जल्दी 1 से 1.5 साल के अंदर आप, दिस इज अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, लेट मी टेल यू, दिस इज अ वेरी लिमिटेड टाइम फ्रेम, ठीक है? बट दिस मच टाइम फ्रेम इज सफिशिएंट इनफ टू क्लियर द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव डन दिस आल्सो, राइट? बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया हुआ, ठीक है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस 1 से 1.5 साल में अगर आप क्लियर करना चाहते हो एग्जाम को ना, तो रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन चाहिए, रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है? आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने 1-2 महीना भी अगर बिगाड़ कर दिया किसी भी चीज़ में,
अगर आप 200 400 पन्ने की बुक पढ़ रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसका एग्जाम में क्या रेलेवेंस होने वाला है, तो आप गेम से बाहर जाते जा रहे हो और आपका कब वो 1 साल, 2 साल, 5 साल में बदल जाएगा, यू विल नेवर नो, राइट? सो आज हम ये समझने वाले हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत बड़ा, लेट्स से जीएस 1, 2, 3, 4 का जो भी सिलेबस है, तो क्या यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हर कुछ पूछ देता है? हर कुछ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है? तो ऐसा नहीं है, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो यूपीएससी लगातार पूछता जा रहा है, बार-बार पूछता जा रहा है। देयर आर सर्टेन माइक्रो थीम्स जो कि यूपीएससी की अति फेवरेट है एंड दे आस्क रिपिटेटिवली दोज़ माइक्रो थीम्स अगेन एंड अगेन। तो हमारा एज़ अ स्टूडेंट पहला काम ये है कि पहले हम उन्हीं को निपटा दें, राइट? अगर आपके पास 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम है, तो जो चीज़ ज़्यादा प्रोबेबल है आने की, उसको पहले मैं निपटाऊँगा, रादर देन आई विल बी फोकसिंग अपॉन दोज़ थिंग्स व्हिच मैटर्स द लीस्ट, राइट? तो आज का हमारा वेबिनार इसी पे होने वाला है कि आई विल बी शोइंग यू अराउंड 50 माइक्रो थीम्स। ऐसी 50 माइक्रो थीम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हर साल या अल्टरनेटिव ईयर एग्ज़ाम में अपीयर हो ही जाती है। और आप अगर इनको प्रिपेयर कर पाओगे, तो अपनी प्रिपरेशन में एग्ज़ाम के और क्लोज़र चले जाओगे। This is what we are going to discuss today, right? This is the agenda of this whole webinar, right? एक और चीज़ इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूँ अपना वेबिनार, आपको बता दूँ कि अगर आप सिलेबस को कीवर्ड्स के फॉर्म में ब्रेक करोगे ना, आपको 100, 120 से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? बट जब आप सिलेबस को पीवाईक्यूज़ के लेंस के थ्रू देखोगे, तो आपको 250 माइक्रो थीम्स मिल जाएँगी। 250 के आसपास माइक्रो थीम्स मिल जाएँगी, राइट? यानी कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेबस को प्रिपेयर करके जाते हो, तो आपकी प्रिपरेशन में जो हिट रेशियो है, वो कितना होगा? 40 से 50% का होगा। लेकिन जब आप प्रिपरेशन सिलेबस को पीवाईक्यूज़ के लेंस के थ्रू देख के जाते हो, आपको 250 माइक्रो थीम्स मिलती है, आप इनको प्रिपेयर करते हो, आपका हिट रेशियो 70% होता है, अराउंड 70%, समटाइम पेपर वाइज़ पेपर पे भी डिपेंड करता है, ये 80% पे भी चला जाता है, राइट? और कभी 65 भी आता है। तो नाउ अमॉन्ग दैट 250 माइक्रो थीम्स जो हमने पीवाईक्यूज से सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखने के बाद मिली हमको, इनमें भी कुछ 50 माइक्रो थीम्स ऐसी हैं विच आर मोस्ट प्रोबेबल, जो आपको पहले खत्म करनी है, रादर देन आप सबको उतना ही इक्वल वेटेज देते जा रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन की बात कर रहा हूं कि हाउ टू प्रायोरिटाइज रूथलेसली, डिटेल के अंदर डिटेल में जाके हम प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि अगर आप देखोगे तो ये मेंस का 12 साल का ट्रेंड है। 12 साल मतलब 2013 से जब से एक बार सिलेबस या पैटर्न में चेंज आया, तब से अगर देखोगे 2024 तक 12 साल हो गए और 12 साल में ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं और इस तरीके से वेटेज मिला हुआ है, आप बार ग्राफ देख पा रहे हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, राइट? इस लाइन से ऊपर जो-जो सब्जेक्ट्स जा रहे हैं, ऑल दो सब्जेक्ट्स जो इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और पिछले 12 सालों में उनका वेटेज ज़्यादा है, उन पे क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स मिल जाएँगे, लाइक आप देखोगे सोसाइटी, एक बहुत ही मेंस के लिए एक बहुत ही डोमिनेंट सब्जेक्ट है। पॉलिटी अगर आप ज्योग्राफी देखोगे, अगेन मेंस के लिए बहुत ही डोमिनेंट सब्जेक्ट है। पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, आपका आईआर हो गया, अगेन इकोनॉमी हो गया जीएस 3 में, ठीक है? या इंटरनल सिक्योरिटी हो गया और एथिक्स अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, जो कि जिसके अंदर लाइक जीएस 3 उसके अंदर 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, बट एथिक्स अपने आप में एक पेपर है, जो एक सब्जेक्ट ही है। तो उसको तो हम अलग लेके चलते हैं, ठीक है? तो नाउ दीज़ आर द सब्जेक्ट्स जो कि काफ़ी बड़े हैं, इन पे आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा और जो नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं, उन पे आप कम समय भी दे सकते हो। तो पहले तो ये ब्रॉड हम समझ पाए चीज़ों को, ठीक है? आते हैं एयर टेबल पे और देखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आपको एयर टेबल के बारे में पता होगा। दिस इज़ सिविल्स डेली का एक नया इनोवेशन है, जहाँ पे आपको यूपीएससी एग्ज़ाम का पूरा ट्रेंड पता चल जाता है, ठीक है? तो देखते हैं कि नाउ टॉकिंग अबाउट जीएस 1, ठीक है? जीएस 1 की हम बात करते हैं। इफ आई विल क्लियर दिस पेज, अगर मैं इस पेज को क्लियर कर दूँ, ठीक है? तो जीएस 1 ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये जीएस 1 के सब्जेक्ट्स हैं। सोसाइटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसमें ये जो 2 डोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं ना, इनकी हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ सोसाइटी और ज्योग्राफी। तो अगर आप सोसाइटी और ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उनमें ऐसे क्या माइक्रो थीम्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिससे हर साल या अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आ ही जाता है।
यू कैन नॉट लीव दो सब्जेक्ट और उन पे वन पेजर बना के ऑलरेडी रख लो अभी के अभी, राइट? मतलब जब भी पढ़ोगे विद इन दिस वन एंड हाफ ईयर ऑफ प्रिपरेशन, जब भी पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कमिंग ऑन, समझते हैं सोसाइटी को लेते हैं। जीएस पेपर 1 में हम दो सब्जेक्ट लेने वाले हैं, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। नाउ अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोसाइटी कि दिस इज द सोसाइटी का ट्रेंड, ठीक है? अगर आप इस बार ग्राफ को देख, थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूँ, अगर आप इसको देख पा रहे हो, दीज आर द माइक्रो थीम्स ऑफ सोसाइटी, राइट? और अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखोगे, ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस पे देखोगे, अगर आपको एक्स एक्सिस बताओ, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अर्बनाइजेशन करके एक माइक्रो थीम है, अगर आपको ये दिख रही है तो उस पे 11 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब 12 साल में अगर 11 क्वेश्चन आए हैं तो हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है उस पे, ठीक है? और आप एक बार यहां देखो, इस वाली लाइन पे, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यानी कि 12 साल में अगर 6 क्वेश्चन आए, अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन आता है, यानी कि हमें वो माइक्रो थीम्स मिल गई जो या तो हर साल आ रही हैं या तो एक साल छोड़ के अगले साल आ ही जाती हैं। अगर आप देखोगे, इनका काउंट करोगे तो 6 और 11 के बीच में जो माइक्रो थीम्स हैं, दैट इज अर्बनाइजेशन, वुमेन, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म एंड पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। These are 6 माइक्रो थीम्स ऑफ सोसाइटी, जिस पे या तो हर साल क्वेश्चन आएगा या तो एक साल छोड़ के दूसरे साल क्वेश्चन आ ही जाएगा। नाउ इफ यू आर ए बिगिनर एस्पिरेंट, तो तुम्हारा ये सारा टॉपिक्स पहले क्लियर होना चाहिए, उस पे नोट्स होना चाहिए, उस पे आपका वन पेजर बनना चाहिए, ताकि इन पे आए हुए क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, बिकॉज इन पे क्वेश्चन हर साल आते हैं, नहीं तो अल्टरनेट आते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इतनी बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है? विद इन क्वेश्चन देयर इज रिपीटिशन। मतलब अगर आप देखोगे, अर्बनाइजेशन वाला मैंने माइक्रो थीम खोला, और अगर आप यहां देख पा रहे हो तो विद इन क्वेश्चन रिपीटिशन होता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दिखाऊं, टीयर 2 सिटीज की बात कर रहा है, ठीक है? टीयर 2 सिटीज की बात कर रहा है, स्मार्ट सिटीज की बात कर रहा है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट सिटी। फिर ग्रोथ ऑफ सिटीज एज आईटी हब्स, आईटी हब एज अ टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है। और आप यहां दूसरा क्वेश्चन देखोगे, अगेन आईटी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन द मेजर सिटीज, अगेन वो आईटी इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ विद इन द माइक्रो थीम ओनली देयर इज लॉट ऑफ रेपिटेशंस, ठीक है? तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने वो माइक्रो थीम्स पकड़ने की कोशिश की जो या तो हर साल आ रही है या तो अल्टरनेट साल आ जा रही है। उसके बाद जब हमने उनको खोलने की कोशिश की तो वी फाउंड कि देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ द टॉपिक्स इन दोज पर्टिकुलर माइक्रो थीम्स, और उनको प्रिपेयर करने कैसे करना है वो भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस कि दीज आर द माइक्रो थीम्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सोसाइटी? तो आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है, और इनके वन पेजर तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, राइट? दूसरा, अगर आप देखोगे इश्यूज ऑफ वुमेन, वुमेन का जो इशू है उस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट? तो पहली बात, तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उनके टॉपिक्स प्लस अल्टरनेट टॉपिक्स जो भी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं रिलेटेड टू वुमेन, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यूपीएससी उस पे क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि वो हर साल ही पूछ रहा है उस पे, राइट? सो फॉर यू टू प्रिपेयर सोसाइटी, दीज आर द माइक्रो थीम्स जिनको आप छोड़ के बिल्कुल ही नहीं जा सकते। योर फर्स्ट जॉब इज टू प्रिपेयर दो, राइट? नाउ कमिंग ऑन, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, वी हैव टॉक्ड अबाउट 5 माइक्रो थीम्स जहां जो कि हाई प्रोबेबल है सोसाइटी के अंदर। कौन कौन सी? पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ग्लोबलाइजेशन, वुमेन, अर्बनाइजेशन। These are the 5 micro themes for the society. Have you guys understood this? You can say yes or no. फिर मैं आगे बढ़ूंगा और एक माइक्रो थीम को ढंग से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इस पे नोट्स कैसे बनाने हैं, राइट? इतनी बात समझ में आई गाइस? आप यस और नो बोल सकते हो। बबलू को समझ में आ गई, स्वानंद को समझ में आ गई, स्वाति को समझ में आ गई, ठीक है? समझ में आ रही लोगों को, ठीक है? नाउ अब इन 5 माइक्रो थीम जो हाई प्रोबेबल है हमने देख ली, इनमें से मैं एक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट? पांचों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वेबिनार 1 घंटे का नहीं रहेगा फिर, राइट? वो कई घंटों का हो जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अर्बनाइजेशन वाले टॉपिक को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और हमको किस तरीके से नोट्स बना के अपने रेडी रखने पड़ेंगे, वन पेजर बना के रेडी रखना पड़ेगा, ताकि हम इससे आए हुए क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना कर पाए, राइट? तो वापस आते हैं, देखते हैं, और ये सोसाइटी की माइक्रो थीम है जहां पे ये जो शुरू की जो 5 माइक्रो थीम्स हैं आपकी, ये हाई प्रोबेबल है। जो भी रेंज 6 टू 12 के बीच में घूम रही है, वो या तो हर साल आ रही है या तो अल्टरनेट साल में आई जा रही है, ठीक है? दिस विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब,
also. ठीक है, ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट द अर्बनाइजेशन. नाउ अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, राइट, ये लिखा हुआ है हमारे सिलेबस की लाइन. अब ये लाइन इतनी इम्प्लिसिट है कि इससे कुछ समझ नहीं आता कि अर्बनाइजेशन में प्रिपेयर क्या करना है. ठीक है, इससे कुछ समझ में नहीं आता है कि अर्बनाइजेशन में प्रिपेयर क्या करना है. अर्बनाइजेशन में कुछ भी पढ़ लूं क्या, मैं 200 बनने की किताब पढ़ लूं अर्बनाइजेशन पे? नहीं. आप जब माइक्रो थीम को एनालाइज करेंगे तो आपको जाके पता चलेगा, अगर मैं आपके लिए जूम कर पाऊं, तो जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है अर्बन एरियाज के, उसको आपको पढ़ना है. ठीक है, और अर्बन एरियाज के अभी तक क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जो यूपीएससी पूछा है, वो है अर्बन फ्लड्स का प्रॉब्लम, दूसरा हीट आइलैंड का प्रॉब्लम, और जो वाटर बॉडीज हैं अर्बन एरियाज में, वो जो इंक्रोचमेंट हो रहा है वाटर बॉडीज पे, उसकी वजह से जो लैंड यूज चेंज हो रहा है, वो प्रॉब्लम. तो हमारे पास 3 प्रॉब्लम हमको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम दिखी जो यूपीएससी ने पहले पूछी हुई है. सो फॉर मी दिस इज माय जॉब टू प्रिपेयर दीज 3 टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर माइक्रो थीम, और उसका 1 पेजर बना के मैं साइड में रख दूंगा. और व्हेनेवर आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम, लेट्स से टेस्ट सीरीज भी अगर हम बना रहे हैं, तो हम भी इन्हीं डेटा का यूज करके टेस्ट सीरीज को बनाते हैं, ताकि स्टूडेंट को एक रियल यूपीएससी फील मिले, क्वेश्चंस का, रियल यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस का, उस टाइप की कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस का एक फील मिले, या हमारे जो हिट रेशियो है वो कैसे बढ़ पाए, वो भी हम इन्हीं माइक्रो थीम्स के बेसिस पे पैटर्न को एनालाइज करके निकालते हैं. राइट, तो ये जो बिहाइंड द सीन जो हम करते हैं, वो मैं आपके सामने लेके आया हूं. अगर आप देखोगे तो अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड रेमेडीज में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल आप देखोगे स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, ठीक है, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये भी पूछे जा सकते हैं. सो फॉर यू बजट के अंदर कोई ऐसा स्कीम या प्रोग्राम आ गया जो कि अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए है, या न्यूज में कोई ऐसा प्रोग्राम या स्कीम्स लॉन्च हो गई, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो यू हैव टू ट्रैक ऑल दोस थिंग्स इन ऑर्डर टू क्या, कि आप अपने एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर हो, ज्यादा क्लोज जा पा रहे हो, रेदर देन यू फिनिशिंग एवरीथिंग एंड नॉट नोइंग कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. उससे नहीं होने वाला एग्जाम क्लियर. यू हैव टू रूथलेस प्रायोरिटाइज द थिंग्स, रूथलेसली प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, राइट. एंड दिस इज हाउ पीपल प्रिपेयर अंडर अस. सो जली की एक बेसिक जो हमारा फाउंडेशन प्रिंसिपल है कि हमारे पास स्टूडेंट 2 साल से ज्यादा नहीं देना चाहिए, या तो पहला अटेम्प्ट या तो दूसरा अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट तक उसको सारा प्रोसेस सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए. अब वो नहीं निकाल पा रहा, देयर इज सर्टेन एलिमेंट ऑफ लक इन इट, बट हम ये करेंगे कि सारे प्रोसेस को समझा दें. ठीक है, नाउ इट इज योर जॉब कि आप कैसे क्या कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप देखोगे इमर्जिंग अर्बन इश्यूज पे क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब वो इश्यूज जो अभी इमर्ज होके आ रहे हैं रेदर देन पहले वाले. तो अर्बन एरियाज में अभी कैसे इश्यूज होके आ रहे हैं, दैट इज वर्क फ्रॉम होम. वर्क फ्रॉम होम से क्या हो रहा है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इंपैक्ट है. पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, नाउ पीपल आर एबल टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज. बट अगर आप देखोगे वर्क फ्रॉम होम से डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस आए हैं, राइट. आइसोलेशन लोग फील कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करके, राइट. तो क्या इंपैक्ट है वर्क फ्रॉम होम से, टीयर 2 सिटीज का ग्रोथ हो रहा है, आईटी हब्स के ग्रोथ होने से क्या सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ रहा है. ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चंस हैव कम अप. तो जो नए अर्बन इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, अगर आप न्यूज में भी देखते हो तो उनको ट्रैक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड सर्टेन मिसलेनियस क्वेश्चंस आल्सो व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मच, राइट. तो अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडीज देखा, उसकी माइक्रो थीम्स को हमने पकड़ा, उसमें से टॉपिक्स एनालाइज किया. अब उन टॉपिक्स पे हम क्या करेंगे, अपने नोट्स को बना के रेडी रख लें, राइट. क्यों, क्योंकि ये टॉपिक हर साल एक क्वेश्चन आ जा रहा है. ठीक है, अगर आप देखोगे तो न्यूज में हमेशा बना रखा है कि 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, श्रिंकिंग वाटर बॉडीज एंड अर्बन फ्लड्स. यानी कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है हमारी, ये यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि अर्बन फ्लड का क्वेश्चन आया है, ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज. और आप यहाँ देखोगे रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज. ठीक है, व्हाट इज द इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशन ऑफ दैट. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट. तो हम क्या है, माइक्रो थीम की वजह से, इन टॉप 50 माइक्रो थीम्स की वजह से एग्जाम के बहुत क्लोज चले जाएंगे. ठीक है, एग्जाम को क्लियर करने के बहुत क्लोज चल जाएंगे. एटलीस्ट इन टॉप 50 पे आपको अपने शुरुआती दौर में फर्स्ट रीडिंग के अंदर ही बहुत सारे नोट्स को सेग्रीगेट करके 1 पेजर अपने लिए बना लेने चाहिए, राइट. तो कैसे देखेंगे, टॉपिक क्या है अपना, इमर्जिंग इश्यूज, अर्बन इमर्जिंग इश्यूज, वर्क फ्रॉम होम हो गया, टीयर 2 सिटीज का ग्रोथ के बारे में पूछ लिया, ग्रोथ ऑफ आईटी हब पूछ लिया, माइग्रेशन क्रॉस सिटीज पे क्वेश्चन आ गया कि क्यों बड़े सिटीज में ही ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, टीयर 2 सिटीज या छोटे शहरों में माइग्रेशन ज्यादा क्यों नहीं हो रहा. ठीक है, और उसमें क्या डिमांड्स आई हैं, वो भी उस लाइन पे आपको पकड़ना है. फॉर एग्जाम्पल वर्क फ्रॉम होम पे क्वेश्चन आया, तो वर्क फ्रॉम होम पे आप नोट्स कैसे बनाओगे.
किस डायमेंशन पे नोट्स बनाओगे वो समझना जरूरी है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा फैमिली रिलेशन पे, ये पूछा गया है। पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट क्या है और निगेटिव इम्पैक्ट को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो। दीज आर द डिमांड वाइज सेग्रीगेशन। तो वर्क फ्रॉम होम पे आपको इन पैरामीटर्स पे अपने नोट्स को रेडी रख के रखना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। और ये सारा काम हमने अपने एक्सपेक्टेड नोट्स में कर दिया है। अगर आप देखोगे, इफ यू कैन सी दिस, राइट, तो आप देख लो यहाँ पे अर्बनाइजेशन एंड मिडिल क्लास, जहाँ पे हमने टीयर 2 सिटीज की ग्रोथ की बात की, जहाँ पे ग्रोथ ऑफ अर्बन मिडिल क्लास पे क्वेश्चन आया था, वो हो गया, या स्मार्ट सिटी मिशन का क्वेश्चन हो गया, या रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्रॉस सॉरी माइग्रेशन क्रॉस सिटीज, वो वाला टॉपिक यहाँ पे, अर्बन हीट आइलैंड, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम था वो भी, लगभग सारा कुछ यहाँ पे आपको कवर्ड मिल जाएगा। पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही हमने ये बनाया हुआ है ताकि आप हाई प्रोबेबल टॉपिक्स को अच्छे से अपने इन नोट्स के बेसिस पे वन पेजर अपने बना के रेडी रखो, राइट। कमिंग ऑन अगेन, तो हमने सोसाइटी का समझ लिया, सोसाइटी के 6 मोस्ट प्रोबेबल हाई प्रोबेबिलिटी वाले माइक्रो थीम्स हमने देख लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, दैट इज ज्योग्राफी, राइट। नाउ विल मूव टू द ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं। तो उसको ज्योग्राफी पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे आके टीयर टेबल में, लेट मी फाइंड वेयर द ज्योग्राफी इज, जियो माइक्रो थीम वाइज जियो ट्रेंड एनालिसिस, राइट। तो ज्योग्राफी में पिछले 12 साल में 91 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे टोटल काउंट 91 है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। और अगर आप फिर से 6 to 12 के बीच में जो भी माइक्रो थीम्स आ रही हैं, अगर एक्स एक्सिस पे देखो तो ये रहा 6, इफ यू कैन सी दिस 6, राइट। एंड अगेन यहाँ पे आप देख पाओ तो यहाँ पे लिखा हुआ 10। तो इन 6 और 10 के बीच में कितनी माइक्रो थीम्स हैं? 3 ये रही, 3 6 2 8, 8 माइक्रो थीम्स हैं। यानी कि इन 8 माइक्रो थीम्स में या तो हर साल क्वेश्चन आ जाता है एक-एक, या तो एक साल छोड़ के दूसरे साल आ ही जाता है क्वेश्चन। व्हिच आर दीज माइक्रो थीम्स आर, इफ आई कैन नेम देम। ओशियोनोग्राफी पे हर साल नहीं तो अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन आ जाएगा। एनर्जी पे, क्लाइमेट चेंज पे, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, दीज आर द माइक्रो थीम्स। दीज आर द 8 माइक्रो थीम्स। 5 हमने सोसाइटी में देखी, 8 हमने यहाँ देखी, और 8 और सॉरी 6 हमने वहां देखी, यहाँ पे हमने 8 देखी, 8 6 14, 14 माइक्रो थीम्स हमने देख ली, जो कि बहुत हाई प्रोबेबल है जीएस 1 के लिए, राइट। अगर आप देखोगे दीज आर द माइक्रो थीम्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओशियोग्राफी पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कैसे क्वेश्चन आ रहा है, विद इन द क्वेश्चन ओनली देयर आर मेनी रिपीटिशन। अगर आप देखो तो एक्सप्लेन द फैक्टर्स फॉर रिस्क। अगर आप देखो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट, राइट। यू सॉ दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करेंट्स, राइट। फैक्टर, और फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, फोर्सेस। सिमिलर क्वेश्चन ओनली, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ओनली। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर कमिंग। तो अगर ये क्वेश्चन हर अल्टरनेट साल आ जाता है एक ओशनोग्राफी पे, तो मैं क्यों ना माइक्रो थीम को पकड़ के उस पे वन पेजर बना के साइड में रख दूं, राइट। आपको मेरी बात समझ में आई अभी तक? गाइस आप यस और नो लिख सकते हो चैट में, ताकि मुझे समझ में आए कि आप मेरे साथ बने हुए हो एंड यू आर नॉट, लेट्स से, आप इधर-उधर नहीं भटक गए, राइट। जिनको लेट हो गया कोई बात नहीं, ये यूट्यूब पे वीडियोस चला जाएगा वापस, 2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। बट आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर आप मेरे साथ बने हुए हो, तो बहुत अच्छे से बने रहना। और क्या कहते हैं कि इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम। देखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव एक्सेस टू एवरीबॉडी ऑफ दिस एयर टेबल। तो आप इनका स्क्रीनशॉट तो हमेशा ले सकते हो। और ये हमेशा रखना, जो भी 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 6 से 12 के बीच में जो भी आपकी माइक्रो थीम्स आ रही हैं, दे आर द हाई प्रोबेबल माइक्रो थीम, ठीक है। तो वाटर मैनेजमेंट इज द माइक्रो थीम, जो कि हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है उससे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, दीज आर द माइक्रो थीम्स जिन पे अल्टरनेट ईयर्स पे एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ आपको प्राइमरी सेक्टर के अंदर एक टॉपिक मिल गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर दैट, ठीक है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीजें वाटर मैनेजमेंट में चली जाएंगी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक आपको टॉपिक मिल गया। अगेन प्राइमरी सेक्टर में देखोगे तो टी गार्डन जो है, दार्जिलिंग, सही, दिस द क्वेश्चन इज, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख पाऊँ, तो अगर आप देखोगे इंडिया का मैप, मैं थोड़ा सा बुरा मैप बनाता हूँ, तो उतना ध्यान मत देना मेरे मैप का स्किल। तो लेट्स से दिस इज अरुणाचल प्रदेश, और दिस इज, सॉरी ये मिट गया, मैं थोड़ा सा बुरा मैप बना रहा हूँ, तो डोंट कर्स मी, राइट। सो ऐसा मान लेते हैं कि
दिस इज अरुणाचल प्रदेश एंड दिस इज हिमाचल प्रदेश, राइट। और यहाँ पे हो गया असम। तो ब्रिटिशर्स ने असम से लेके हिमाचल प्रदेश तक कोशिश की थी टी गार्डन बनाने की, बट टी गार्डन जो है दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इसके वेस्ट साइड की तरफ बेटर कल्टीवेशन नहीं हो पाया। ये असम से लेके दार्जिलिंग तक के बीच में ही रुक गया। इसका रीजन पूछ रहा है व्हाई। दिस इज द क्वेश्चन इन द प्राइमरी सेक्टर, ये पूछा हुआ। इफ यू कैन सी दिस नाउ, अगर आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी और सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपने खत्म कर दी, you have not seen these micro themes और previous year questions नहीं देखे आपने, तो आपकी तैयारी जो 1.5 साल में आपने भले जितनी मेहनत की हो वो अधूरी रह जाएगी, राइट। और आप देखोगे कि नाउ लेट्स कम और एक माइक्रो थीम को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 8 माइक्रो थीम देखी जो बहुत ही हाई प्रोबेबल है। हर साल क्वेश्चन आएगा, नहीं तो अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमारे लिए ये माइक्रो थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें से एक माइक्रो थीम के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। कमिंग ऑन कि अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी की दीज आर द हाई प्रोबेबल माइक्रो थीम्स, मैंने यहाँ पे स्लाइड में भी डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो हम वाटर मैनेजमेंट वाली माइक्रो थीम को ले लेते हैं। इसमें आप देखोगे लगभग 10-11 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ जा रहा है। 12 साल हो गए 2013 से लेके 2024 तक, और 2013 से लेके 2024 तक में अगर 12 साल हुए हैं और हर साल अगर एक-एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब ये बहुत ही हाई प्रोबेबल टॉपिक है। तो वाटर मैनेजमेंट के अंदर हमने जब पीवाईक्यूज को देखा, तो हमें मिला फ्लड, ठीक है, ड्रॉट, हमें क्या मिला, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब फ्रेश वाटर रिसोर्सेज देखो यहाँ पे भी पूछा है और यहाँ पे भी आ जाओ, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ये रेपिटेशन मिल गया हमको। तो यानी कि अगर मैंने माइक्रो थीम की एनालिसिस 2015 में ही कर ली होती, 2015 की होती, तो ये वाला क्वेश्चन 2023 में मुझसे सॉल्व हो रहा था, बहुत इजीली सॉल्व हो रहा था। दैट इज वाई व्हेन वी से कि हम 80% सॉरी 70% हम हिट रेशियो क्लेम कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे ही क्लेम नहीं कर रहे, राइट। नाउ यू विल सी कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर या ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी आया है। अगेन ग्राउंड वाटर पोटेंशियल पे क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। देखो इफ यू कैन सी दिस, यानी कि अगर आपने 2018 में ये किया होता तो 2024 वाला पेपर में ये क्वेश्चन तो आपका पक्का ही होना था, पक्का होना था, अगर आपने एनालाइज ढंग से किया होता तो। अगर नहीं किया तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मजे ही मजे हैं। तो हमने क्या किया, उन पीवाईक्यूज के बेसिस पे वाटर मैनेजमेंट में फ्लड, ड्रॉट, वाटर रिसोर्सेज, वाटर ट्रीटीज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, रिवर इंटरलिंकेजेस, लैंड वाटर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स पकड़ लिए। और इन टॉपिक्स पे अब नोट्स कैसे बनाएंगे, वो यहाँ बताया हुआ है डिमांड वाइज, कि फ्लड आया है, फ्लड पे कैसे, क्या कॉज है फ्लड का, क्या इंपैक्ट होता है फ्लड का, ठीक है, कौन कौन से एरिया प्रोन है फ्लडिंग के, और फ्लड को कैसे हम हार्नेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इनलैंड नेविगेशन के लिए, ठीक है, और इरिगेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, प्लस व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द फ्लड्स आल्सो। दिस इज वन ऑफ द एरिया जहां पे आपको नोट बना के अपना वन पेजर बना के ये सारे डायमेंशंस को एडजस्ट करके वन पेजर बना के साइड में रख देना, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, ठीक है। तो हमने GS1 के 2 मेजर सब्जेक्ट्स दैट इज सोसाइटी और ज्योग्राफी के जो हाई प्रोबेबल टॉपिक्स है, लगभग 14 माइक्रो थीम्स जो थी हमारे जीएस पेपर 1 में, अभी हमने बस 2 ही सब्जेक्ट लिए, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं लिए। तो क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वेबिनार हो जाएगा, राइट। तो वी कैन ओनली शो यू सम 40-50 माइक्रो थीम्स जो कि बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबल है, जो कि या तो हर साल आ रहे हैं या तो अल्टरनेट ईयर्स आ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आती है तो मैं जीएस पेपर 2 की तरफ मूव करता हूँ। गाइस यू कैन से यस और नो इन द चैट बॉक्स। जयदेव साहू को समझ में आ गया, स्वाति को समझ में आ गया, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, जीएस पेपर 2 की जो भी हाई प्रोबेबल माइक्रो थीम्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। तो मेंस का जो 12 साल का पूरा ट्रेंड एनालिसिस है ये हो गया जीएस पेपर 2। अब जीएस पेपर 2 के 4 सब्जेक्ट्स दैट इज पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस, जिसमें से हम 2 मेजर सब्जेक्ट्स को पकड़ेंगे और उनमें जो माइक्रो थीम्स आई हुई हैं, जो हाई प्रोबेबल माइक्रो थीम्स हैं, उनको क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, उन पे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको समझेंगे, और उन पे वन पेजर जाके बनाना वो आपका काम है, राइट, वो आपका काम है। मूविंग ऑन तो आगे बढ़ते हैं और एयर टेबल पे आते हैं वापस। एयर टेबल पे आता हूं मैं और GS1 GS2 का पहला सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, उसकी ट्रेंड एनालिसिस देखने की कोशिश करता हूं फ्रॉम द एयर टेबल। नाउ दिस इज द GS2 का पॉलिटी का पहला सब्जेक्ट दैट इज पॉलिटी, और इसकी ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पे दी हुई है। 92 क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 12 सालों में
पॉलिटी से, यानी कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगेन अगर आप देखेंगे 6 से ऊपर जितनी माइक्रो थीम्स हैं, उस पे या तो क्वेश्चन हर साल आ रहा है या तो अल्टरनेट ईयर पे आ जा रहा है, ठीक है? ये हमने मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कैसे की? 6 कि 12 साल हो गए, 12 साल में 6 बार भी अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसी माइक्रो थीम पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आ रहा है, राइट? तो नाउ दीज टॉपिक्स आर सेपरेशन ऑफ पावर। अगर मैं आपके लिए जूम कर दूं, दीज टॉपिक्स आर व्हाट? सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन, सेंटर स्टेट टसल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ दीज आर मेजर 5 माइक्रो थीम्स इन पॉलिटी, जहां पे या तो हर साल क्वेश्चन आएगा या तो अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आएगा। यानी कि पॉलिटी में अगर 8 क्वेश्चन आते हैं, तो इन 5 में से आप समझ लो 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? 8 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से हर साल जीएस पेपर 2 में, ठीक है? अब 5 में से आपको 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि इन 5 में से हो सकता है अल्टरनेट ईयर कोई अगला क्वेश्चन जो है अल्टरनेट ईयर पूछे, इन किसी पर्टिकुलर माइक्रो थीम से अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन पूछे। तो मैं इन 5 माइक्रो थीम को ढंग से प्रिपेयर करके अगर जीएस पेपर 2 में 3 क्वेश्चन पक्का कर ले रहा हूँ, तो वो कितनी बड़ी बात है। लाइक पीपल दे आर रीडिंग लक्ष्मीकांत, 1000 पेज का लक्ष्मीकांत, उससे हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बट क्या हजारों पढ़ना है? नहीं पढ़ना। हमें ये पढ़ना है जो कि यूपीएससी ने हमें दिया हुआ है, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड द नर्व ऑफ द यूपीएससी। दैट इज आवर टास्क रेदर देन वी जस्ट लाइक हम भागे जा रहे हैं नोट्स के पीछे और बहुत सारी चीजों के पीछे, राइट? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। 5 ही और थीम्स हो गई जो कि मुझे आपको बतानी थी। अब इनमें से किसी एक को मैं पकड़ लेता हूं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि कैसे इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको कैसे वन पेजर्स पे बनाना है, राइट? तो वापस आता हूं, तो मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ले लेता हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है। उसमें से एक माइक्रो थीम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? तो आप देखोगे कि क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन रिपीट होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट system in India has not proved to be the effective instrument of governance critically examined। मतलब क्या कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने बहुत ग्राउंड लेवल पे चेंजेस नहीं लाए, वो बताओ। बट क्रिटिकली एग्जामिन बोल दिया तो आपको पहले नेगेटिव एस्पेक्ट डील करना पड़ेगा, उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कुछ कुछ बताने पड़ेंगे, क्योंकि यू critically examine is the directive where you have to discuss negative more, but you also have to tell the positive, that is other side of the argument, right? बट वही अगर आप देखोगे सेम क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो यहाँ रिपीट हो रहा है। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हैज चेंज द गवर्नेंस एट ग्रास रूट लेवल, राइट? मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से कितना चेंज हुआ है ग्रास रूट, यानी कि कुछ पॉजिटिव भी हुआ होगा, कुछ निगेटिव भी हुआ, या चैलेंजेस अभी भी रह रहे हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज, क्वेश्चन की लैंग्वेज बस चेंज हो गई, पूरा का पूरा डिमांड वही है, पूरा का पूरा डिमांड वही है। 2022 का क्वेश्चन ये रहा, 2017 का क्वेश्चन ये रहा। तो एक माइक्रो थीम के अंदर भी रेपिटेशन हो रही है, ठीक है? बस अब आपको क्या करना है कि इस माइक्रो थीम में जो चीजें पूछी जा चुकी हैं वो तो प्रिपेयर करना ही है, और इस माइक्रो थीम पे अगर कुछ नया डेवलपमेंट हो गया तो आपको न्यूज में, हमारे समाचार मंथन में मिल ही जाएगा, वो आप पकड़ के ऐड कर लो अपने वन पेजर में, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रैक दिस 50 माइक्रो थीम्स, यू हैव टू ट्रैक ऑल द टाइम, राइट? आगे बढ़ते हैं तो देखोगे तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो माइक्रो थीम है, इस पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रॉस गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्रॉस वुमेन पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्रॉस इश्यूज ऑफ 3F फंड फंक्शन फंक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट? और उनमें क्या डिमांड पे आपको नोट्स बनाना है, दीज आर द डिमांड्स जिन पे आपको नोट्स बनाना है। ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा और आप इसका यूज करके नोट्स को बना सकते हो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्लाइड्स का वेट करोगे जब तक आप स्क्रीनशॉट लेके अपना काम बना सकते हो, राइट? दिस यू कैन ऑलवेज डू, टेकिंग स्क्रीनशॉट, राइट? जैसे आप देखोगे तो विलेजर से नो टू मर्जर विथ अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब जो भी हमारा पंचायत वाला रूरल लोकल बॉडीज था, उसने अर्बन लोकल बॉडीज के साथ मर्जर होने से नो बोल दिया। और सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे देखो आ गया, व्हाट आर द ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग रूरल लोकल बॉडीज विद अर्बन लोकल बॉडीज। ये 29 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन, 2024 में ये न्यूज आई, और आपका देखो सितंबर में ये क्वेश्चन आ गया मेंस में, ठीक है? सो ये ऐसी माइक्रो थीम्स हैं जिन पे डेवलपमेंट अगर कुछ भी हुआ है आपको नोट करके अपने नोट्स में डाल देना है तुरंत, राइट? एंड एक्टिवली सर्च अबाउट दीज माइक्रो थीम्स की कुछ नई डेवलपमेंट आई है क्या। दैट इज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक लाइक दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक इन 1 या 1 से 1.5 साल के अंदर आप तभी इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज आप फंस जाओगे।
तो यूपीएससी की जो मोस्ट फेवरेट चीज़ है ना, उनको आप पकड़ के अगर नर्व ऑफ द एग्ज़ाम पकड़ रहे हो ना, तो एग्ज़ाम निकालना बहुत ही आसान हो जाता है और दिस इज़ व्हाट द वेटरन और रैंकर्स के पास एडवांटेज होता है कि उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब हो सकता है कि उनके पास कोई ऑलरेडी हेल्प हो या उन्होंने 4 साल, 5 साल लगा के सीखा हो खुद से। देयर आर पीपल जो मेंटरशिप की मदद से बहुत जल्दी ही चीज़ों को ग्रैस्प करके आगे बढ़ पा रहे हैं और विद इन 1 टू 2 इयर्स या फर्स्ट से लेके दूसरे अटेम्प्ट तक चीज़ों में आप सारे प्रोसेस को समझ जाते हो और आप फिर एग्ज़ाम को क्लियर करते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, राइट? दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो आगे बढ़ते हैं और अगेन जीएस पेपर 2 का एक और सब्जेक्ट लेते हैं दैट इज़ गवर्नेंस। द गवर्नेंस से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो इसका भी एक बड़ा वेटेज है। लेट्स सी गवर्नेंस का ट्रेंड एनालिसिस। नाउ दीज़ आर द माइक्रो थीम्स जो कि गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ इफ यू विल सी कि अगेन मार्क देखो 6 से ऊपर जितने भी 6 से ऊपर अगर बार ग्राफ जा रहा है, तो वो माइक्रो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है? तो आप देखोगे एसएचजीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ई-गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये जो 5 माइक्रो थीम अगेन गवर्नेंस पर्पज़ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। यानी कि गवर्नेंस में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इन 5 माइक्रो थीम को अगर आपने ढंग से कर लिया, तो आपको 2 क्वेश्चन तो पक्का गवर्नेंस के मिल ही जाएँगे, ठीक है? अमन कुमार पूछ रहा है सर एंड व्हाट अबाउट रेस्ट 30%। देखो अगर आपको 70% का हिट रेशियो मिल रहा है तो ये पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट रेस्ट 30%। सी यूपीएससी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप 100% सब कुछ पकड़ के जा पाओ, ठीक है? 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में अगर आप 14 क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली बहुत अच्छा कंटेंट पता है तो ऑलरेडी आप गेम के अंदर हो, टॉप 100 के अंदर आ चुके हो। बाकी के 6 क्वेश्चन में 3 से 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन डिपेंडिंग आप मैनेज कर लेते हो अबव एवरेज क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है। आप अ, बहुत ज़्यादा सिंस माइक्रो थीम के अराउंड प्रिपेयर कर रहे होते हो तो बहुत ही पेरिफेरल एस्पेक्ट को भी पकड़-पकड़ के चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हो और 2 से 3 क्वेश्चन में किसी को भी नहीं आता वहाँ पे सभी मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है? अपनी आंसर राइटिंग के बेसिस पे सभी मैनेज कर रहे हैं। आप एआईआर 1 की कॉपी जाके देख लेना। ऐसे बहुत सारे आंसर हैं उसके जहाँ पे उन्होंने सिर्फ गोला बना-बना के पेज भरने की कोशिश की है, फटाफट ऐसे-ऐसे करके। राइट? तो ये जाके एक पूरे 20 क्वेश्चन की कॉपी जाके देखना। व्हेन आई ट्रेन वेटरन एस्पिरेंट फर्स्ट हमें 70% को अपने हाथ में लेना है और अगर आपके 14 क्वेश्चन आते हुए दिख रहे हैं ना तुमको पेपर में, तुम पेपर में तुम्हारा गेम अप है। तुम ऑलरेडी आईपीएस, आईआरएस वाली रैंक पा जाओगे। अगर हर पेपर में तुमको 14-14 क्वेश्चन आते हुए दिख रहे हैं जिसपे तुमने वन पेजर बनाया था, एग्ज़ैक्टली वो दिख गया। दिस इज़ योर गेम फर्स्ट। ऐसा नहीं कि पहले आप 30% ही अब आपको 30% ही करना है पहले। दिमाग 30% पे ही जा रहा है। वी कैन नॉट कंट्रोल दिस 30% राइट? वी कैन ओनली अ, इतनी एनालिसिस करने के बाद हम 70% चीज़ों को ही पकड़ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट यूपीएससी इज़ द टफेस्ट दैट इज़ व्हाई द यूपीएससी इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड राइट? नाउ गवर्नेंस में अगर आप देखो तो दीज़ आर द क्वेश्चन एसएचजीस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसके अंदर भी रिपिटिशन बहुत सारी है, ठीक है? अगर इसके अंदर भी आप देखोगे तो रिपिटिशन बहुत सारी है। आई एम नॉट गोइंग टू मच डीप इंटो दिस। तो ई गवर्नेंस में यू विल फाइंड रिपिटिशंस, ठीक है? सिटीजन चार्टर वाले क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। सॉरी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में सिटीजन चार्टर वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिससे लगभग 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? और इसमें देखते हैं कि इसको कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको गवर्नेंस प्रिपेयर करना है तो 1 से 2 क्वेश्चन हर साल कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या स्टैट्यूटरी बॉडी या रेगुलेटरी बॉडीज पे आ ही जाता है, राइट? तो हमने माइक्रो थीम पे देखा कि दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये इन्फोर्समेंट एजेंसी लाइक सीबीआई, क्वासी जुडिशियल बॉडीज यानी कि ट्रिब्यूनल्स हो गए एंड ऑल, ठीक है? कैट हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आप देख लो सेबी हो गया, आईआरडीए हो गया, ठीक है? और अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हो गया या ऑल दीज बॉडीज, ठीक है? तो इन पे क्वेश्चन आता ही आता है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इनको प्रिपेयर करके ढंग से वन वन पेज बना के रख दो। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जो यूपीएससी का फेवरेट है फाइनेंस कमीशन, कई बार रिपीट हुआ है। नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, सीएजी, कई बार रिपीट हुआ है। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में अगर आप देखोगे तो फाइनेंस कमीशन यहाँ है, अगेन फाइनेंस कमीशन यहाँ है, ठीक है? 2 बार फाइनेंस कमीशन आ गया। सीएजी एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया। सीएजी, ये देखो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल।
फाइनेंस कमीशन एक बार और आ गया, वो 3 बार आ गया, एक यहाँ और एक सबसे ऊपर, ठीक है। सीएजी अगेन देखो 3 बार सीएजी भी आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर आप देखोगे स्टेचुरी बॉडीज, उसमें लोकपाल पे क्वेश्चन पूछा है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पे पूछा है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ ए कमीशन, मतलब किसी जो एनसीबीसी था अर्लियर इट वाज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, तो हाउ इट कैन बी डन, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इन पे जनरली क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि क्या रोल एंड फंक्शन होता है, क्या लिमिटेशन है और कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसके सजेशन चाहिए होते हैं। दीज आर द 3 ब्रॉड डायमेंशंस डिमांड वाइज जो आपको हर एक रेगुलेटरी बॉडी के लिए, दिस स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए बनानी है, सिमिलरली विद द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आल्सो, राइट। और ये आप पहले ही करके रखे रहो, ठीक है। अगेन आप देखोगे इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गया सीबीआई या क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए कैट, ट्रिब्यूनल, इन सब पे इन इन पैरामीटर्स पे आपको क्या करना है, नोट्स बना के रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल क्वासी जुडिशियल बॉडीज लाइक ट्रिब्यूनल है, तो ट्रिब्यूनल वर्सेस ऑर्डिनरी कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शनल डिफरेंसेस होता है उसके बारे में आपको नोट्स बना के ऑलरेडी रखने हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज रूथलेसली, चीजों को लास्ट डिटेल तक जाके पकड़ना है, उन पे नोट्स बना के ऑलरेडी साइड कर देना है, ठीक है। देन यू रीड द अदर थिंग्स। तो हमने जीएस पेपर 2 के अंदर भी 2 सब्जेक्ट पकड़े, दैट इज आवर लेट्स से पॉलिटी एंड आर गवर्नेंस, जो 2 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, और इनके अंदर भी लगभग 10 माइक्रो थीम से 12 माइक्रो थीम जो कि बहुत ही हाई प्रोबेबल हैं, जिन पे या तो हर साल क्वेश्चन आता है या अल्टरनेट ईयर करके क्वेश्चन आ जाता है, उनको हमने देखने की कोशिश की, राइट। और ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पॉलिटी या गवर्नेंस अभी पढ़ रहे हो आज के डेट में, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू राइट नाउ, नॉट राइट नाउ बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको इस पे ध्यान रख के चीजों को कवर कर लेना है, राइट। मूविंग ऑन, अब हम जीएस 3 की तरफ बढ़ेंगे, बट इससे पहले कि हम बढ़े, आपको ये बात समझ में आई जो मैं बोल रहा हूँ जीएस 2 के लिए। सर व्हाट अबाउट आईआर, देखो आईआर भी मैं ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बट टाइम लगेगा इसमें बहुत। हर सब्जेक्ट के बारे में हम इस वेबिनार में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वेबिनार 1 घंटे 40 मिनट का ही होता है। तो अगर तुमको आईआर देखना है तो आईआर ट्रेंड एनालिसिस देख लो यहाँ पे, ये आईआर के लिए भी है। और आईआर पे लिए यहाँ पे 6 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिस माइक्रो थीम पे, दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स। आप देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 माइक्रो थीम्स आपको आईआर से ही मिल जाएंगी। हर साल आईआर से क्वेश्चन आते हैं 4। अगर आप इन 6 माइक्रो थीम को ढंग से करते हो तो 2 आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने कितना देख लिया, 10 माइक्रो थीम्स, 12 माइक्रो थीम्स पहले देखी थी, आईआर देखी हमने 6 और जोड़ लिया, 18 माइक्रो थीम्स हमारी इधर हो गई, ठीक है। और 14 माइक्रो थीम्स हमारी जीएस पेपर 1 की हो गई थी। तो टोटल देखोगे हमने 30 के ऊपर माइक्रो थीम्स देख ली, राइट, ठीक है। तो शालिनी को समझ में आ रहा है, मीनाक्षी को समझ में आ रहा है, आई कैन सी ओनली द सेम पीपल मैसेजिंग, अदर लोगों को क्या हुआ भाई, बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा, देयर मोर देन 80 पीपल हियर, लाइक एकता तुमको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पीयूष तुमको समझ में आया, लक्ष्य ओके, विशाल तुमको समझ में आ रहा है, पूजा, अनिष्का, यू गाइस, ईशा, श्रेया, सागर, अमन, आदित्य, व्हाट अबाउट यू गाइस, ठीक है। चलो अब हम जीएस पेपर 3 की तरफ समझेंगे चलेंगे, और जीएस पेपर 3 में जाके देखेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स जिन पे हमको ऑलरेडी, सॉरी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स जो कि हाई प्रोबेबल है, जिनको हमको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है, राइट। तो मूविंग ऑन इन आवर स्लाइड्स, कि व्हाट आर द हाई वैल्यू माइक्रो थीम्स जिनको यूपीएससी कीप्स रिपीटिंग, और उन माइक्रो थीम्स के अंदर भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसा कि तुम लोगों ने देखा। माइक्रो थीम के अंदर क्या हम फाइंड करते हैं जाके, माइक्रो थीम है हमारे पास, तो माइक्रो थीम से हमको क्या मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, टॉपिक के अंदर कैसे नोट्स बनाना है वो हमको डिमांड मिलेगी, उस डिमांड के डायमेंशन पे हमको नोट जाके बनाना है, पॉइंटर्स 5-6 अपने लिए इकट्ठा करना है, ठीक है। कमिंग ऑन, ये रहा तुम्हारा जीएस 3 के सब्जेक्ट्स जो मैंने रेड बॉक्स के अंदर डाला हुआ है, दैट इज इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर मिला के लगभग 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, कितना हो गया, 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट से कभी एक क्वेश्चन आता है, मुश्किल से मुश्किल 2 क्वेश्चन आ जाता है, बहुत रेयरली, बट एक क्वेश्चन मान के चलो तो कितना हो गया, 13 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद बता इन्वायरमेंट से लगभग तुम्हारा 4 क्वेश्चन के आसपास आ जाता है, कभी 3 भी आता है, तो आप मान के चलो कि 4 आ रहा है, तो कितना हो गया, 17। और आपका साइंस एंड टेक से 3 क्वेश्चन आ जाता है, आपका हो गया 20, तो टोटल 20 क्वेश्चन का ये ब्रेकअप है फॉर जीएस पेपर 3, ठीक है। तो कभी-कभी इन्वायरमेंट से एक कम होके हो सकता है एग्रीकल्चर से और बढ़ा दे, तो यहाँ पे ये जो 8 और 4 था वो 13 हो जाएगा।
और एनवायरनमेंट से कम हो जाएगा, ठीक है? तो सर वेयर कैन वी फाइंड पीपीटी व्हिच इंक्लूड्स डिमांड वाइज सेग्रीगेशन? देखो मैंने ये जो निकाल के दिया है ना, ये डिमांड वाइज ही दिया है और ये आपको खुद से बैठ के करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब मैं बना दूँगा, मेरे को क्या 10 दिन 15 दिन लगेगा, मैं पूरा बना सकता हूँ। बट जो एग्ज़ाम्पल्स आपको हम देख रहे हैं ना, वो हम आपको अप्रोच दे रहे हैं, ठीक है? ये मैं बना के भी दे दूँगा तब भी तुम उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। जिसको करना होता है, जो टॉपर होता है ना, वो खुद ही ये सब करके अपना ऑलरेडी चीज़ों को आगे लेके बढ़ चुका होता है। द लॉट ऑफ पीपल बिगिनर एस्पिरेंट्स दे कम टू मी एंड दे से कि सर आप जो बता रहे हो ना, मैं वैसे ही पढ़ रहा था पहले से ही। तो उनकी वो टैसिट नॉलेज है कि उनको ऑलरेडी समझ में आ रही है चीज़ें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने बताया, लोकल बॉडीज़ पे हमने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट नोट्स बना दिया है, मैं तुमको दिखा देता हूँ। सारी चीज़ों पे लगभग हमने नोट्स बना के रखा है। तो यू गाइस कैन टेक हेल्प ऑफ दीज़ एक्सट्रैक्टेड नोट्स। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे भी हमारा नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। इफ यू कैन सी, ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन जो आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे और उसके आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क्स भी हैं, उन पे हर एक बॉडीज़ पे नोट्स भी हैं। अब देखो फंक्शन ऑफ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन का भी फंक्शन क्या है, ठीक है? और तुम देखोगे जैसे यूपीएससी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, फंक्शन क्या है, लिमिटेशन, चैलेंजेस क्या रह गए, वे फॉरवर्ड क्या रह गया। ऑल दीज़ थिंग्स आर देयर। वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दिस। फाइनेंस कमीशन अगेन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, पावर फंक्शन क्या है, पावर फंक्शन को हमने टेबल फॉर्मेट बना दिया है, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में। चैलेंजेस इश्यूज क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है, अगेन यू विल सी, ठीक है? फिर जीएसटी काउंसिल। तो इस तरीके से हमने सारे काम नोट्स बना के किए हुए हैं। ये एनालिसिस देखो तुमको करनी पड़ेगी, ठीक है? मूविंग ऑन और आगे बढ़ते हैं जीएस पेपर 3 की तरफ। तो जीएस पेपर 3 में हम 2 सब्जेक्ट उठाएँगे, एक उठाएँगे इकोनॉमी, दूसरा उठाएँगे इंटरनल सिक्योरिटी। 2 हम सब्जेक्ट्स को उठाएँगे और देखेंगे इन पे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। नाउ लेट्स सी कि मैं इकोनॉमी की तरफ बढ़ता हूँ और एयर टेबल पे इकोनॉमी की ट्रेंड एनालिसिस जाके देखता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेंड एनालिसिस भी नहीं देता, आप एयर टेबल में बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। अगर आप देखोगे तो हर एक माइक्रो थीम पे क्वेश्चन कैसे आए सामने दिया हुआ है, ईयर वाइज़ हर कुछ अलग-अलग फॉर्मेट में आप अपने अनुसार, अपने व्यू जो आपको अच्छा लगता है उस व्यू पे जाके दे सकते हो। मेरे को ये व्यू ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं इस पे देखता हूँ। तो आप देखोगे लास्ट में जो भी 6 से ऊपर या 5 से ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो माइक्रो थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम क्या है? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जहाँ पे लगभग हर अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन्स आते जा रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो दीज़ आर द क्वेश्चंस ऑन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो कि पिछले 12 साल में आए हुए हैं। कैसे इसको पढ़ना है? आप देखोगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 2 बड़े टॉपिक्स हैं, दैट इज़ एफपीआई क्रॉस ई-कॉमर्स और एफपीआई क्रॉस फार्मर। इन पे ये सारी डिमांड्स पे आपको नोट बना के अपने रेडी रखने पड़ेंगे और इन पे भी हमने ये काम कर चुका हुआ है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे, दीज़ आर द एक्स फैक्टर नोट्स फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड दीज़ आर, लेट्स से, द कंटेंट इनटू द एक्स फैक्टर नोट्स। दैट इज़ व्हाई हमारा एक्स फैक्टर नोट्स जो है काफ़ी डिमांड में है अमंग द टॉपर्स एंड लॉट ऑफ पीपल हैव रेड दिस। जो 2024 में एग्ज़ाम दे रहे थे, लॉट ऑफ पीपल हैव रेड दिस, राइट? सो दीज़ आर द इम्पोर्टेंट माइक्रो थीम्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ फॉर द इकोनॉमी पार्ट, राइट? इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ। तो कमिंग ऑन अगेन टू द स्लाइड कि इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप देखोगे अगेन, व्हिच इज़ जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी माइक्रो थीम। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आए हुए हैं। ट्रेंड एनालिसिस पे जाएँगे, दीज़ आर द माइक्रो थीम्स, ठीक है? हर साल 12 क्वेश्चन आता है, तो 12 साल में 48 क्वेश्चन आया, ठीक है? हर साल 4 क्वेश्चन आता है, तो 12 साल में 48 क्वेश्चन आया, ठीक है? इंटरनल सिक्योरिटी का, दैट इज़ जीएस पेपर 3। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? सबके फेसेस बंद है, मतलब सबकी कैमरा बंद है, तो मुझे किसी का भी चेहरा देख के ये समझ नहीं आ रहा कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। So guys, if you can open up your cameras, that would be much great. I can read the faces so that I can understand कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है? ओके। अगेन 6 से ऊपर जो भी माइक्रो थीम्स हैं, दे आर हाईली रेलेवेंट। तुमको साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म मिल जाएगा, बॉर्डर मैनेजमेंट मिल जाएगा। दीज़ आर द माइक्रो थीम्स व्हिच आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर, राइट? तो नाउ इन 3 माइक्रो थीम में भी आप देखोगे ना, तो रेपिटिशन बहुत सारी होती है। बॉर्डर मैनेजमेंट में जाओगे तो लॉट ऑफ क्वेश्चन हैव कम ऑन चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर, राइट? द लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट का वो जो म्यांमार साइड वाला बॉर्डर होता है। अब हमारे जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा होता है म्यांमार के साइड पे, उस पे क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते रहते हैं, टॉपिक्स जो हैं काफ़ी रिपीट होते रहते हैं। तो दिस वे यू कैन सी दिस। दीज़ आर द क्वेश्चंस फॉर द साइबर सिक्योरिटी के लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म में अगर आप देखोगे
तो दीज आर द क्वेश्चंस। इसमें भी बहुत सारे रेपिटेशंस हैं। इफ यू हैव द एक्सेस टू द एयर टेबल या पीडीएफ है आपके पास माइक्रो थीम की, जो कि आपको इस सेशन के बाद मिल जाएगी, उसमें आप जाके देखना, यू विल फाइंड लॉट ऑफ लेट्स से रेपिटेशन। नाउ इन 3 में से एक माइक्रो थीम को हम डिटेल में समझने वाले हैं, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। तो अभी स्लाइड पे आते हैं और साइबर सिक्योरिटी के ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको देखने की कोशिश करते हैं कि दीज आर द क्वेश्चन दैट हैव कम अप इन लास्ट 12 ईयर्स। ठीक है, यानी कि हर साल एक क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से आ ही जाता है। राइट, तो यू विल सी कि साइबर वॉरफेयर से यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, साइबर अटैक अगेन, साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक, पोटेंशियल थ्रेट, मोस्टली सिमिलर ओनली, राइट। इन पे क्वेश्चन आया हुआ है। डेटा सिक्योरिटी पे यहाँ देखो क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन साइबर वॉरफेयर की बात हुई है, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक की बात हुई है। अगेन देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स, ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स। ठीक है, साइबर डोम प्रोजेक्ट, also you will find here data security, yeah, types of cyber crime which is required to tackle this menace. Mostly you will find कि कितने सारे repetitions इसके अंदर आ रहे हैं। तो अगर मैं इन पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद समझूं कि साइबर सिक्योरिटी पे कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहली बात, साइबर सिक्योरिटी इन द ब्रॉडर वे, कितने टाइप्स हुए, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। कोई भी पॉलिसीज या एक्ट या प्रोजेक्ट अगर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, ठीक है, कोई भी एक्ट आ जाए या कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए, अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइबर डोम प्रोजेक्ट, साइबर डोम प्रोजेक्ट, तो ऑल दीज प्रोजेक्ट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। तो अगर न्यूज में कोई भी ऐसा चीज आ रहा है दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आप उसको जरूर प्रिपेयर करोगे। तो दीज आर द टॉपिक्स जिन पे आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, इस डायमेंशन पे बनाने हैं। ये डिमांड है जो पीवाईक्यूज बनाई हुई है, इन डायमेंशन पे आपको नोट्स बनाने, राइट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ढंग से जाके पढ़ना, और इस पे नोट्स हमने ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी के भी बना चुके हैं। अगर आप देखोगे दीज आर एक्सपेक्टेड नोट्स, ठीक है। और इफ यू कैन सी दिस टाइप्स ऑफ क्या होता है, लाइक साइबर वॉरफेयर, साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर टेररिज्म क्या होता है, साइबर स्पिनाच क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स वे यू विल फाइंड नोट्स इन टेबुलर फॉर्मेट, विच इज वेरी इजी टू रीड एंड लर्न, राइट। What are the policy frameworks that are there for, let's say, cyber security? तो हमारे जो एक्सपेक्टेड नोट्स है ना, वो पीवाईक्यूज को देख के ही बनाए गए हैं, उन्हीं के एनालिसिस के बेसिस पे बनाए गए हैं। इफ यू कैन सी दिस, राइट। मूविंग ऑन, तो हमने जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि मेजर बड़े टॉपिक्स हैं, उन पे जो हाई प्रोबेबल माइक्रो थीम्स है उनको देख लिया। अगर आप वापस से मुझे पूछोगे कि सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो साइबर सिक्योरिटी हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म हो गया, और बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। और आपके पास इकोनॉमी में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, एफडीआई हो गया, ऑल दीज माइक्रो थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर में भी अगर आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर का ट्रेंड देख लो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर 3 क्वेश्चन आता है, लगभग 3 क्वेश्चन आता है या 4 क्वेश्चन आता है, कभी-कभी, कभी-कभी 5 भी आ जाता है। बट आप मोस्टली देखोगे एक ही बार 5 आया, दैट इज़ सॉरी, ये तो 5 क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं आपके इसमें एग्रीकल्चर में, कभी 3 भी आते हैं। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस और सब्सिडीज़ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट? 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 3 के ऊपर जो भी माइक्रो थीम है, दैट इज़ वेरी हाई रेलेवेंट फॉर एग्रीकल्चर टॉपिक, ठीक है? तो दैट इज़ पीडीएस सिस्टम पे, लैंड रिफॉर्म पे, क्रॉपिंग पैटर्न पे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड सब्सिडीज़ पे। दीज़ आर द इंपोर्टेंट माइक्रो थीम्स, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख सकते हो, और इस पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। लैंड रिफॉर्म में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा रेपिटेशन होता है, बहुत सारा रेपिटेशन होता है, ठीक है? अगर आप देखोगे हाउ डिड द लैंड रिफॉर्म, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो, अगर मैं इसको ज़ूम आउट करूँ, हाउ डिड द लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प टू इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्म? मतलब लैंड रिफॉर्म वाज़ नॉट सक्सेसफुल थ्रू आउट द कंट्री, बट कुछ पार्ट्स में इट वाज़ सक्सेसफुल। दिस इज़ द क्वेश्चन व्हिच हैज़ कम अप इन 2021, ठीक है? अगर आप देखोगे 2024 में ये क्वेश्चन आया, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट ऑलमोस्ट सिमिलर, इट इज़ टोटली सिमिलर, कि व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री? सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। तो यूपीएससी कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, देयर आर सर्टेन माइक्रो थीम्स जिसके अंदर टॉपिक भी सेम होता है, और टॉपिक्स पे डिमांड वाइज भी क्वेश्चन सेम ही बन जाता है। तो अगर हम इन माइक्रो थीम पे ढंग से काम कर लेना, पहले तो हमने टॉप हाई प्रोबेबल माइक्रो थीम्स देख ली 50, ठीक है। बट उसके बाद भी माइक्रो थीम्स हैं जिन पे आपको काम करना है, बट इन 50 में अगर आप काम करोगे, तो 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएगी, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? हेलो पीयूष, हाउ आर यू? ओके,
ओके ग्रेट, मूविंग ऑन। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट और बचा, कौन सा? जीएस पेपर 4। दिस विल बी आवर लास्ट क्या कहते हैं कि पॉइंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस वेबिनार, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे यूपीएससी अपने आप को कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, कैसे रिपीट करता है। तो हम अगेन ईयर टेबल पे आएंगे। ईयर टेबल पे आने के बाद हम एथिक्स वाले पोर्शन में जाएंगे। तो एथिक्स वाला पोर्शन कहाँ है? लेट मी फाइंड आउट। एथिक्स माइक्रो थीम वाइज, इफ आई क्लिक हियर, ये आ गया। ये देखो, ये एथिक्स की माइक्रो थीम। 153 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 12 सालों में, ठीक है। 19 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन आते हैं हर साल, जिसमें से 13 और 10 मार्कर होते हैं, 6 केस स्टडी होती है, ठीक है। तो ये बस क्वेश्चन है, 153 जो है बस क्वेश्चन है, दीज आर नॉट द केस स्टडी, राइट। तो अगर मैं इनको ऊपर करूं, और मैं अगर 6 से ऊपर जो भी क्वेश्चंस, 6 से ऊपर जो भी नंबर पे जो माइक्रो थीम्स बार ग्राफ अगर आगे क्रॉस कर रहा है, दो ज्यादा हाई प्रोबेबल माइक्रो थीम फॉर अस, ठीक है। तो आप देखोगे ये 6 नंबर पे कि फाउंडेशनल वैल्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे क्वेश्चन हमेशा ही आता है। अल्टरनेट ईयर आ जाएगा या तो हर साल में आ सकता है। एटीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ethics in international relations, that is very important. applied ethics, very very important। इस बार का पेपर ही अप्लाइड एथिक्स से ढंग से भरा हुआ था 2024 का। लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, इस पे भी क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर या हर साल आ सकता है। और कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज समथिंग जो कि 3 कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हर साल ही आते हैं। दैट इज नॉट समथिंग, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन नाउ। तो आपको भी यहाँ पे 5 माइक्रो थीम्स ऐसे मिल गई, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबल है, हर साल क्वेश्चन पे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वी हैव सीन 45 टू 50 माइक्रो थीम्स टुडे। तो किसी एक माइक्रो थीम पे मैंने बोला था कि ढंग से बात करूंगा, तो मैं यहाँ पे अप्लाइड एथिक्स पे ढंग से बात कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अप्लाइड एथिक्स 2024 में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो अगर आप देखोगे तो 2024 में एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा, मतलब 13 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अप्लाइड एथिक्स के ही आ गए। सोचो, अगर आपने ढंग से अप्लाइड एथिक्स पढ़ा होता तो 13 में से 3 क्वेश्चन तो इधर से आ गए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ द अप्लाइड एथिक्स। अब जहां पे क्वेश्चन में टॉपिक्स अगर पकड़ने जाओगे ना आप क्वेश्चन की, तो दीज जेंडर एथिक्स पे क्वेश्चन है, अप्लाइड एथिक्स में जेंडर एथिक्स पे क्वेश्चन। अब अप्लाइड एथिक्स क्या होता है आपको शायद पता हो, पर जो भी मॉरल इश्यूज होते हैं ना, जो कि कंट्रोवर्शियल होते हैं, वो सारे अप्लाइड एथिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। मतलब अबॉर्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर पीपल हु विल टॉक अबाउट प्रो साइड, कॉन साइड, राइट। सो उसी तरह डेवलपमेंट होना चाहिए या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर अप्लाइड एथिक्स। तो जो भी मॉरल कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं वो सारे अप्लाइड एथिक्स के पार्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो नाउ यू विल सी कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ये इन्वायरमेंटल एथिक्स का क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे इन्वायरमेंटल एथिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे डिजिटल एथिक्स का क्वेश्चन है। अगेन डिजिटल एथिक्स का क्वेश्चन ये रहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे, ऑनलाइन मेथोडोलॉजी पे है, ठीक है। अगेन इंटरनेट एक्सपेंशन, अगेन इसका डिजिटल एथिक्स का क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके डिजिटल एथिक्स पे आ गए। अगेन ये आपका इन्वायरमेंटल एथिक्स का क्वेश्चन है। डैम की बात हुई है, डैम इन माउंटेन वैली बाउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड इनहैबिटेड बाय एथनिक कम्युनिटीज, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, व्हाट आर द स्कूल एथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड हियर। सो अगेन ये इन्वायरमेंटल एथिक्स का क्वेश्चन है। एआई एथिक्स पे क्वेश्चन आ चुका है इस बार, ठीक है। बायो एथिक्स पे नहीं आया, मेडिकल एथिक्स पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स फॉर यू टू प्रिपेयर, राइट। तो अगर मैं इस चीज को टॉपिक में तोड़ने की कोशिश करूंगा, तो जेंडर एथिक्स पे क्वेश्चन आ चुका है, इन्वायरमेंटल एथिक्स पे क्वेश्चन आ चुका है, डिजिटल एथिक्स पे क्वेश्चन आ चुका है, एआई एथिक्स पे क्वेश्चन आ चुका है। नाउ ऑल दीज पॉइंट्स फॉर यू हैव टू प्रिपेयर, और इस डायमेंशन में आपको इसके नोट बनाने हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट। अगर मैं आपको अपने हमारे नोट्स दिखाऊं एक्स फैक्टर वाले, जो कि हमने बनाए हैं इस पे एथिक्स पे, तो अप्लाइड एथिक्स का अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, तो इफ यू विल कम जस्ट हियर, ओके, लेट मी जस्ट, देखो ये रहा इन्वायरमेंटल एथिक्स पे क्वेश्चन आपके नोट्स, ठीक है। ये कैसे जूम इन होगा, इन्वायरमेंटल एथिक्स पे ये रहा आपका नोट्स, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स अभी तक पूछा नहीं है, बट दे कैन आस्क एनी टाइम, राइट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू प्रिपेयर। तो मेडिकल एथिक्स पे भी आप इनको सबको पढ़ के अपने वन पेजर बना लो, ठीक है। मेडिकल एथिक्स के बाद मीडिया एथिक्स। मीडिया भी हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है कि आइदर इट इज द फोर्थ पिलर, या ये ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से कम्युनिज्म फैला रही है, बिक गई है, या जो भी है वो मीडिया एंड ऑल दिस, राइट। तो मीडिया एथिक्स पे भी दिस इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड एथिक्स। स्पोर्ट एथिक्स, नाउ यू विल सी कि स्पोर्ट वाज वेरी मच इन न्यूज, राइट। दैट इज व्हाई हमने स्पोर्ट एथिक्स को भी लाके इसमें डाल दिया, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड एथिक्स, बायोटेक पे बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज गलत तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, और सही तरीके से भी हो सकता है।
बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है फूड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, बट अगेन दैट फूड सिक्योरिटी बिकॉज़ वी डोंट नो क्या हो सकता है, इट कैन हार्म द ह्यूमन्स आल्सो। सो दीज़ आर द थिंग्स एआई एथिक्स पे हमारा ऑलरेडी नोट्स था और एआई एथिक्स पे क्वेश्चन आ भी गया। So this is how you have to prepare. This is how you have to identify the most probable micro themes of यूपीएससी और उन पे आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट? ताकि आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाती है, तो यहाँ पे हमारा वेबिनार जो है एकेडमिक पार्ट खत्म होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं है एंड इफ यू वांट टू सेंड योर कॉपी टू अस एंड गेट अ फ्री कॉल विद द मेंटर, तो आप इस पे अपनी कॉपी, इस क्यूआर कोड पे अपनी कॉपी या अपने नोट्स हमें हमेशा भेज सकते हो। हमारे मेंटर टीम में से कोई ना कोई आपको ज़रूर कॉल करेगा और एक फ्री कॉल के अंदर आपके जो भी ब्लाइंड स्पॉट है प्रिपरेशन के, उनको बताएगा और आपको सही रोड मैप देगा जिसके बेसिस पे आप इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है? दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड।